हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया भोजन का पाचन, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने मुगवा में भोजन का पाचन देखा, फिर नेक्स्ट आमाशय में भोजन का पाचन, और आज इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन करेंगे। देखो, जो हमारी आहार नाल है उसमें मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो होता है छोटी आंत्र में। तो देखो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं छोटी आंत्र में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले इसमें भोजन का माध्यम क्या होना चाहिए। तो देखो, हम लोगों ने बक्कल कैविटी पढ़ा, वहां पर भोजन का पाचन के लिए माध्यम होना चाहिए हल्का अम्लीय। फिर आमाशय में जो भोजन आया, जिसे हम लोगों ने आंशिक पचित भोजन आमाशय में, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, कायम, और उसके पाचन के लिए जो पीएच होनी चाहिए, माध्यम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, परबल अम्लीय। ठीक है। और जो मुगवा में आंशिक पचित भोजन था उसे हम लोगों ने क्या कहा था, बोलस या लुगदी। इतनी बात की थी। अब देखो, यहाँ पर छोटे आंत्र में जो भोजन का पाचन है उसके लिए जो माध्यम है वो होना चाहिए क्षारीय, जिसकी पीएच 7.5 से 8.5। तो भोजन का माध्यम क्षारीय, पीएच 7.5 से 8.5। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में देखो, पाचक ग्रंथियों में यकृत है, अग्नाशय तथा आंतरीय ग्रंथियां। आंत्र ग्रंथियां जो आंत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यकृत और अग्नाशय, लीवर और पेनक्रियाज। देखो, लीवर जो है वो बाइल बनाता है, और ये बाइल जो है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है, और फिर पित्ताशय से जो है छोटे आंत्र की ड्यूडेनम में आता है। इसी तरह अग्नाशय से पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस जो है वो छोटे आंत्र की ड्यूडेनम में छोड़े जाते हैं। और ये दोनों ही जो है वो एक कॉमन डक्ट, जो कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से बनती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि ओडाई के अवरोधनी द्वारा ड्यूडेनम में खुलती है। बात की थी। तो यकृत, अग्नाशय तथा आंतरिक ग्रंथियां पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत सम्मिलित है। अब देखो, यकृत तथा अग्नाशय संयुक्त रूप से ग्रहणी में खुलती है, किसके द्वारा, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट द्वारा। क्लियर है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने किया था। फिर देखो प्रेरक। तो देखो, छोटी आंत्र की म्यूकोसा तथा सब म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित कुछ हार्मोन हैं जो प्रेरक का काम करते हैं। छोटे आंत्र के जो एंजाइम्स हैं उनके स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। उसमें सबसे पहले देखो, छोटी आंत्र में प्रेरक हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले एंटेरोगेस्ट्रोन, जीआईपी, हेपेटोक्राइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन और डिओक्राइनिन। इतने हार्मोन हम लोग यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, एंटेरोगेस्ट्रोन। एंटेरोगेस्ट्रोन जो है HCl स्त्रावण को संदमित करता है। क्या, HCl। देखो, जो काइम है वो आमाशय में आंशिक पचित भोजन है, और आमाशय में भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये भोजन जाएगा छोटे आंत्र के पहले भाग यानी ड्यूडेनम या ग्रहणी में। यहाँ पर इसे माध्यम मिलेगा क्षारीय। आमाशय में अम्लीय था, यहाँ माध्यम होगा क्षारीय। अब जैसे ही भोजन छोटे आंत्र की ड्यूडेनम में आता है, तो जो आमाशय के जो पाचक रस है और HCl स्त्रावण है, गैस्ट्रिक जूस, इनका स्त्रावण बंद हो जाना चाहिए। इसलिए छोटी आंत्र में क्या निकलता है, एंटेरोगेस्ट्रोन, और ये एंटेरोगेस्ट्रोन जो है वो HCl स्त्रावण को बंद कर देगा, संदमित कर देगा। इसके अलावा सेकेंड हार्मोन है GIP। इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। और ये GIP या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें प्रो एंजाइम्स, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन वगैरह आते हैं, उनके स्त्रावण का संदमन करता है। और ये एक्चुअल में जो GIP है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये काम पता है कैसे करता है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, जो कि आमाशय के पाइलोरिक भाग में पाई जाने वाली कोशिका, जिन्हें हम लोग कहते हैं G सेल, उनसे हार्मोन स्रावित होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और वो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस, जठररस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। और ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ये उस गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उसके स्त्रावण को बंद कर देता है, और उसका स्त्रावण बंद हुआ तो अपने आप जठररस का स्त्रावण बंद हो जाएगा। ठीक है। तो GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जठररस के स्त्रावण को संदमन करता है। कैसे, गैस्ट्रिन हार्मोन को संदमन कर।
तो गैस्ट्रिन हार्मोन का संदमन करता है। कौन करता है गैस्ट्रिन हार्मोन का संदमन? जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और गैस्ट्रिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, पूछ ले क्वेश्चन, तो जी सेल द्वारा। जी सेल कहां पाई जाती है? आमाशय के पाइलोरिक पार्ट में। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है? जठर रस, पेनक्रियाटिक जूस का स्त्रावण करवाना। जीआईपी क्या करता है? इसका संदमन, गैस्ट्रिन का संदमन हुआ तो जठर रस के स्त्रावण का संदमन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो एंटेरोगेस्ट्रोन HCl स्रावण बंध, जीआईपी जठर रस के स्त्रावण को संदमन करता है। इतना क्लियर है? फिर देखो हिपेटोक्राइनिन, देखो नाम से ही पता चल रहा है हिपेटो, और मैंने कहा था हिपेटो वर्ड आते ही लीवर की बात कर रहा है, तो हिपेटोक्राइनिन का मतलब है लीवर की बात है। तो हिपेटोक्राइनिन जो है वो यकृत के पित्त रस संश्लेषण को प्रेरण करता है। जो लीवर है वो पित्त को बनाता है और स्रावित करता है। ठीक है, तो पित्त रस को बनाने का प्रेरण कौन करता है? हिपेटोक्राइनिन। नाम से ही पता चल जाएगा हिपेटो यानी लीवर की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ, सीसीके को हम लोग कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है पित्ताशय का संकुचन करवाता है। इसके अलावा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का शीतलन करवाता है। देखो ये पित्ताशय, अगर इसको संकुचित करवाएगा मतलब पित्ताशय पिचक जाएगा, और पित्ताशय संकुचित होगा, पित्ताशय पिचकेगा मतलब जो पित्त है, बाइल है, वो ड्यूडेनम में आ जाएगा। ओडाई के स्फिंक्टर का शीतलन करवाता है। देखो ये है स्फिंक्टर, बंद है, शीतलन मतलब खुल जाएगा और संकुचन मतलब बंद। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो पित्ताशय को संकुचित करवाता है, जिससे कि बाइल या पित्त जो है वो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है ग्रहणी या ड्यूडेनम में आ जाएगा। इसके अलावा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को शीतलन करवाता है, जिससे कि हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग जो है वो खुलेगी, जिससे कि जो बाइल है वो किस में आएगा? ड्यूडेनम या ग्रहणी में। ठीक है, जिससे पित्त रस तथा अग्नाशय रस ग्रहणी में आते हैं। तो इतना क्लियर है? कोलिसिस्टोकाइनिन, एंटेरोगेस्ट्रोन, जीआईपी, हिपेटोक्राइनिन। नेक्स्ट देखो सिक्रिटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा पेनक्रियोजाइमिन भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रिटिन क्या करता है? देखो सिक्रिटिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं कि सिक्रिटिन जो है वो पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का स्त्रावण करता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले कि पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का स्त्रावण कौन करता है, तो सिक्रिटिन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले पेनक्रियाटिक जूस का स्त्रावण, तो उस केस में कोलिसिस्टोकाइनिन या पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियोजाइमिन मुख्यतः जो है पेनक्रियाटिक जूस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, अग्नाशय बाइकार्बोनेट बोले तो सिक्रिटिन, अग्नाशय रस बोले तो पेनक्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो अग्नाशय रस के जलीय अंश का स्त्रावण, और उसमें भी मेनली किसका? अग्नाशय बाइकार्बोनेट, पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का स्त्रावण सिक्रिटिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेनक्रियोजाइमिन, अग्नाशय रस के एंजाइम अंश के स्त्रावण को प्रेरित करता है, और उसमें भी पेनक्रियाटिक जूस मेनली। ठीक है, क्लियर है? सिक्रिटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट और लास्ट देखो ड्यूओक्राइनिन। देखो ड्यूडेनम और ड्यूओ, तो ड्यूडेनम से ये ड्यूओ लिया गया, जैसे यहाँ क्राइनिन था, हिपेटो यानी लीवर से मतलब था, क्राइनिन है, और ड्यूओ यानी ड्यूडेनम ग्रहणी। तो यह ब्रूनर ग्रंथि को आंतरिक रस के जलीय अंश के स्त्रावण हेतु प्रेरित करता है। देखो ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में, इसलिए ड्यूओक्राइनिन इस ब्रूनर ग्रंथि द्वारा आंतरिक रस का स्त्रावण करता है। तो इतना क्लियर है? एक बार फिर से कवर कर ले। छोटे आंत्र में पाचन, भोजन का माध्यम क्षारीय, 7.5 से 8.5 pH होनी चाहिए। पाचक ग्रंथियां लीवर, पेनक्रियाज और आंतरिक ग्रंथियां। नेक्स्ट प्रेरक देखो, छोटे आंत्र के सब म्यूकोसा और म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित कुछ हार्मोन, एंटेरोगेस्ट्रोन, HCl स्त्रावण को संदमित करते हैं। फिर नेक्स्ट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि जी सेल द्वारा स्त्रावित होता है उसका संदमन करते हैं, और जिससे कि जठर स्त्रावण बंद होता है।
हिपेटोकाइनिन यकृत में पित्त रस के संश्लेषण को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को संकुचित करता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को शीतलन करता है जिससे कि पित्त रस और अग्नाशय रस ड्यूडेनम या ग्रहणी में आते हैं। सिक्रीटिन अग्नाशय रस, सिक्रीटिन नॉर्मल पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट स्रावण। इसके अलावा सिक्रीटिन जो है वो पित्ताशय को भी संकुचित करवाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेनक्रियोजाइमिन अग्नाशय रस एंजाइम, बोले तो पेनक्रियोजाइमिन पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस का प्रेरण करता है। डिओक्राइनिन ब्रूनर ग्रंथि को आंतरिक रस के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, छोटे आंत्र में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और इसमें देखो जो भोजन का पाचन करने वाले जूस है, रस है, उसमें कौन कौन आता है। तो लीवर और पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, और जो छोटे आंत्र में उपस्थित ग्रंथियां हैं उनसे आंतरिक रस, ठीक है। तो पाचक रस कौन से है छोटे आंत्र में, वो है पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस। अब देखो इन तीनों को हम लोग एक एक कर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना पित्त रस या बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो प्रतिदिन जो है 700 से 1000 ml स्रावित होता है। देखो बाइल जूस जब हम लोगों ने लीवर को कवर किया था तब बाइल जूस की पूरी बात वहां कवर की थी, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ही देखेंगे। अगर आप लोगों को बाइल जूस में कोई भी डाउट है तो लीवर वाला लेक्चर देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। देखो प्रतिदिन श्रावण 700 से 1000 ml। उसके बाद देखो संगठन क्या है कि बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो जल पाया जाता है 90 से 92%। इसके अलावा बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल जूस में जो है कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखो इसमें बाइल सोल्ट, बाइल सोल्ट क्या करता है, वसा का पायसीकरण, वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल सोल्ट, इंपॉर्टेंट है। और बाइल पिगमेंट जो है वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है। इसके अलावा जो ये बाइल जूस है वो वसा का पाचन करने वाले लाइपेज को सक्रिय करता है। इतना क्लियर है। बाकी डिटेल में करने के लिए लीवर वाला लेक्चर देख लेना। नेक्स्ट देखो अग्नाशय रस, प्रतिदिन स्रावण 2000 ml यानी 2 लीटर, ठीक है। अग्नाशय रस के संगठन की बात करें तो देखो इसमें 99% से भी अधिक जो है वो जल पाया जाता है। इसके अलावा निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं। निष्क्रिय एंजाइम में कौन कौन पाए जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज तथा एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनएज और आरएनएज। देखो ये जो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है जो कि निष्क्रिय एंजाइम है। कैसे, निष्क्रिय एंजाइम। ये करते हैं प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन। और हम लोगों को इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में कौन बदलता है और ये जितने भी एंजाइम है ये किस किस का पाचन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फिर देखो ये जो एंजाइम में एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज है लिपिड का पाचन करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। यानी अग्नाशय रस जो है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो सब चीजों का पाचन करते हैं। इसीलिए हम लोग पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। तो समस्त पाचक एंजाइम की उपस्थिति के कारण अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूर्ण पाचक रस कौन है, अग्नाशय रस। देखो कारण क्या है, ये प्रोटीन पाचन कर रहे हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला भी एंजाइम है, फैट का भी है और न्यूक्लिक एसिड, मतलब जितने भी पाचक एंजाइम है सारे इसमें उपस्थित है, इसलिए इसे हम लोग पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस में जितने भी एंजाइम है उन्हें एक एक कर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस में जो ये निष्क्रिय एंजाइम थे, इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। इनको सक्रिय में कैसे बदला जाता है, तो देखो सबसे पहले जो है आंतरिक जो म्यूकोसा है उसमें एक कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटेरोसाइट। क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट। ये एंटेरोसाइट जो कोशिका है ये एक
एंजाइम स्रावित करती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। क्या? तो सबसे पहले देखो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को जो कि निष्क्रिय होता है, कैसा होता है? निष्क्रिय। ट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय एंजाइम है, अग्नाशय रस में पाया जाता है, इसको सक्रिय में कौन बदलता है? एंटेरोकाइनेज। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है एंटेरोकाइनेज, याद रखना है। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? एंटेरोकाइनेज। सक्रिय ट्रिप्सिन। और ये सक्रिय ट्रिप्सिन जो है वो क्या काम करता है? ये दो काम करता है। कौन कौन से? एक तो प्रोटीन का पाचन करता है, इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उनको सक्रिय एंजाइमों में बदलने का काम कौन करता है? ये ट्रिप्सिन। इसका मतलब देखो, जो अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है उसे एंटेरोकाइनेज, कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज, जो कहां से बनता है? आंतरिक म्यूकोसा की एंटेरोसाइट से। एंटेरोकाइनेज निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो ट्रिप्सिन है एक तो प्रोटीन का पाचन करता है, इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है उसे काइमोट्रिप्सिन में बदलता है, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसे भी सक्रिय एंजाइम में बदलता है। ठीक है। तो देखो काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय है, कैसा है? निष्क्रिय। इसे सक्रिय में कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन में। सक्रिय किस में बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन में। और ये काइमोट्रिप्सिन अब प्रोटीन पाचन करेगा, ये है सक्रिय। तो इतना क्लियर है। उसके बाद यही ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, जो निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये भी कैसा है? निष्क्रिय। और इसे सक्रिय में कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। तो इतना क्लियर है कि जो ट्रिप्सिनोजन है उसे सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? एंटेरोकाइनेज। और फिर ये जो ट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि निष्क्रिय उन्हें सक्रिय, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सक्रिय में बदलेगा। ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, ये ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? तो एंटेरोकाइनेज इंपॉर्टेंट है। एंटेरोकाइनेज। अब ये ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन पाचन करेगा, इसके अलावा जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, इस काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय है उसे ये ट्रिप्सिन बदलेगा काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव है। इसके अलावा ये ट्रिप्सिनोजन जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम, उसे सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलता है। तो इतना क्लियर है क्या? नोट देखो, लिख देता हूं यहां, आंतरिक म्यूकोसा से स्रावित एंटेरोकाइनेज निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन
को सक्रिय ट्रिप्सिन। बदलता है तथा ट्रिप्सिन निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन तथा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तो इतना क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय, सक्रिय ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज द्वारा। अब ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन सक्रिय और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सक्रिय कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलता है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये जो सक्रिय ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इनके कार्य देखेंगे। मुख्यतः ये तीनों जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो कौन सी प्रोटीन को किस किस में ये बदलते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अग्नाशय रस के कार्य। सबसे पहले इसमें है सक्रिय एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देखो ये जो है सक्रिय में कैसे बदले, अभी हम लोगों ने देखा। ये एंटेरोकाइनेज और इन दोनों को ट्रिप्सिन एक्टिव में बदलता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन का पाचन करते हैं। देखो कैसे। प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। देखो हम लोग भोजन को मुगवा में रखते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, ये आंतरिक पाचन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लार मिक्स होती है जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो कि 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में करता है और उसे माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदलता है, किया था। उसके बाद इस भोजन को हम लोग डीग्लूटिनेशन के द्वारा निगलेंगे और ग्रैसिका से होते हुए, ग्रैसिका में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्रैसिका में पाचन नहीं होता है। बात की थी, इसमें केवल म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फिर ये भोजन ग्रैसिका से होते हुए हमारे आमाशय में, आमाशय में जो है HCl का स्त्रावण होता है और ये HCl का स्त्रावण पढ़ा था हम लोगों ने, जो टाइलिन है उस टाइलिन की क्रिया को बंद कर देता है, यानी स्टार्च का पाचन रुक जाता है। इसके अलावा इसमें प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को किस में बदलते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में, किया था। अब देखो ये तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में बदल गई और वो प्रोटीन जिसका पाचन नहीं हुआ है वो आगे जो है फिर किस में, आमाशय से जब भोजन किस में जाएगा, ग्रहणी में। तो एक तो वो प्रोटीन जो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल चुकी है और एक वो प्रोटीन जिसका पाचन अभी तक नहीं हुआ है। तो उस प्रोटीन का जिसका पाचन नहीं हुआ है और जिसका पाचन हुआ है जो कि प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में टूटे हैं, उन्हें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, कौन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ओलिगोपेप्टाइड में तोड़ेंगे। किसमें, ओलिगोपेप्टाइड में। कौन तोड़ेगा, प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं, ये जो है छोटी एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है। थोड़े छोटे एमिनो एसिड की जो श्रृंखला है वो ओलिगोपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड कैसे बनेंगे, छोटी आंतरिकी ड्यूडिनम में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, ये जो है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के द्वारा ओलिगोपेप्टाइड। क्लियर।
फिर देखो ये ओलिगोपेप्टाइड, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ये इस ओलिगोपेप्टाइड जो छोटे छोटे अमीनो एसिड की श्रृंखला है, उन ओलिगोपेप्टाइड को ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। डाइपेप्टाइड क्या होता है? दो अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड है वो डाइपेप्टाइड होता है। तो इतना क्लियर है। प्रोटीन, प्रोटियोजेज पेप्टोन्स को ओलिगोपेप्टाइड में तोड़ता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और फिर ये ओलिगोपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कौन बदलता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और इसके लिए जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? क्षारीय। तो इसके लिए पीएच जो है वो 7.8 होनी चाहिए। इतना क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूस में अगला एंजाइम है अग्नाशय एमाइलेज, या पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोलो या एल्फा एमाइलेज बोलो, एक ही बात है। अब देखो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। हम लोगों ने बात की मुख गुहा बकल कैविटी में 30% स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। आमाशय में स्टार्च का पाचन हुआ नहीं, तो अब बची हुई जो 70% स्टार्च है उसका पाचन जो है इस एल्फा एमाइलेज के द्वारा होगा। कहां पर? ड्यूडिनम या ग्रहणी में, छोटे आंत्र का पहला भाग, सी या यू आकृति का होता है। ठीक है, तो अग्नाशय एमाइलेज या एल्फा एमाइलेज जो है वो 70% स्टार्च, कितनी? 70% स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज जो कि डाइसेकेराइड है, इनमें बदलेगा ये एमाइलेज। क्लियर है। थर्ड देखो लाइपेज। लाइपेज जो है वो भी पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, और इसे सक्रिय एक्टिव लाइपेज में कौन बदलता है? तो बाइल या पित्त, जो कि कहां से आता है? पित्ताशय या यकृत से। ठीक है, तो लाइपेज को एक्टिव लाइपेज में बदलने का काम है पित्त का है, बाइल का है। और फिर जो है ये फैट का पाचन करता है। किसका? फैट या वसा का। फैट या ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज डाइग्लिसराइड में बदलेगा। किसको? ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट है उसे डाइग्लिसराइड में बदलेगा सबसे पहले लाइपेज। फिर यही लाइपेज इस डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में बदलेगा। तो फैट ट्राइग्लिसराइड, लाइपेज डाइग्लिसराइड में, फिर इसी डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में बदलेगा यही लाइपेज। तो इतना क्लियर है लाइपेज तक। फिर देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे सबसे पहले तोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड में। किस में तोड़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड में। और यहां पर जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा न्यूक्लियस। कौन? न्यूक्लियस। जैसे डीएनए है उसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले तोड़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में। तो उसके लिए जो काम आएगा वो काम आएगा डीएनएज एंजाइम। ठीक है, इसीलिए आरएनए के लिए आरएनएज वाला। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेंगे सबसे पहले न्यूक्लियेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग आगे तोड़ेंगे न्यूक्लियोसाइड में, और एंजाइम काम में आएगा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है तो न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड टूटेगा न्यूक्लियोसाइड में। अब इस न्यूक्लियोसाइड को अगर तोड़ना है तो आगे एंजाइम काम आएगा न्यूक्लियोसाइडेज। बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। एक बार फिर से देख लो। देखो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि एक्टिव एंजाइम है, सक्रिय एंजाइम है। सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ओलिगोपेप्टाइड में तोड़ेंगे। ओलिगोपेप्टाइड को ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड में तोड़ेगा। ठीक है, फिर अग्नाशय एमाइलेज या एल्फा एमाइलेज, ठीक है, जो 70% स्टार्च जिसका पाचन नहीं हुआ है उसको एमाइलेज, माल्टोज और आइसोमाल्टोज जो कि डाइसेकेराइड है इसमें बदलेगा। लाइपेज फैट जो कि ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में लाइपेज, फिर यही लाइपेज डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में बदल देगा। न्यूक्लियोजेज न्यूक्लिक एसिड को जो है सबसे पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड में, फिर इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज जो है न्यूक्लियोसाइड में। क्लियर है। फिर देखो पित्त रस तथा अग्नाशय रस की क्रिया के पश्चात भोजन का स्वरूप कायम कहलाता है। ठीक है, स्टोमक में जो अपचित भोजन कायम था, यहाँ भोजन का स्वरूप जो है इनकी क्रिया के बाद क्या कहला रहा है? कायमी कहलाता है। यह ग्रहणी में मध्यांत्र और शुद्रांत्र में जाता है। और अब ये जो कायम है वो कहाँ जाएगा? ड्यूडिनम से जेजुनम और इलियम, छोटे आंत्र के अगले भाग में। अब इसके बाद हम लोग जो आंतरीय रस है वो कवर करेंगे। अब देखो भोजन जो है वो ग्रहणी से आता है छोटे आंत्र के अगले भाग यानी जेजुनम और इलियम में। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होगा।
ठीक है। जैसे कि प्रोटीन को किस में तोड़ लिए थे हम लोग, डाइपेप्टाइड में, तो इसे अब सिंगल एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जो डाइसेकेराइड माल्टोज वगैरह थी उन्हें हम लोग यहाँ मोनोसेकेराइड में तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंतिम पाचन होता है, और यहाँ पर जो है पाचन कौन करता है, आंतरिक रस या सशक एंटेरिकस। कौन, आंतरिक रस या सशक एंटेरिकस, और इसका प्रतिदिन स्रावन होता है 2 से 2.5 लीटर, ठीक है। इसके बाद देखो सशक एंटेरिकस या आंतरिक रस का संगठन क्या है, तो इसमें 99% तो वाटर होता है, जल होता है। इसके अलावा इरिप्सिन, इरिप्सिन जो है वो डाइपेप्टाइड को तोड़ेगा, किसको, डाइपेप्टाइड को, किसमें, सिंगल एमिनो एसिड में। फिर डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइडेज में एंजाइम आते हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है। जैसे कि ये किसे तोड़ेंगे, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। जैसे माल्टेज जो है, ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणु में तोड़ेगा। सुक्रेज है, इसे हम लोग इन्वर्टेज भी कहते हैं, और ये सुक्रेज या इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो फल शुगर होती है, फल शर्करा होती है। उसके बाद लाइपेज वसा का पाचन करेगा। फिर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। देखो न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज नाम है, टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। टाइडेज किसको तोड़ेगा, टाइड को, किसमें, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइडेज, साइडेज जो है वो किसको तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड को, किसको, न्यूक्लियोसाइड को, किसमें तोड़ेगा, पूछ ले तो, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर, ठीक है। अब देखो अपना पहला है सशक एंटेरिकस या आंतरिक रस में इरिप्सिन। इरिप्सिन तोड़ता है डाइपेप्टाइड को, किसको, डाइपेप्टाइड को सिंगल एमिनो एसिड एकल एमिनो एसिड में इरिप्सिन तोड़ेगा। कौन, इरिप्सिन। और इसके लिए जो पीएच है वो क्षारीय होनी चाहिए, ठीक है। इरिप्सिन एक एक्सोपेप्टाइडेज है, देखो इंपॉर्टेंट है, इरिप्सिन एक्सोपेप्टाइडेज है, जबकि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंडोपेप्टाइडेज है। तो क्वेश्चन पूछ ले एक्सोपेप्टाइडेज कौन है, तो इरिप्सिन। एंडोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। फिर नेक्स्ट देखो डाइसेकेराइडेज। डाइसेकेराइड में कितने एंजाइम, 3, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। माल्टेज जो है ये माल्टोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। 2 ग्लूकोज अणुओं में माल्टोज को कौन तोड़ता है, माल्टेज, यानी डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। इसी तरीके से सुक्रेज जो कि डाइसेकेराइड है, इसे मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, कौन, इन्वर्टेज या सुक्रेज। देखो सुक्रेज को ही दूसरा नाम है इन्वर्टेज, तो कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो डाइसेकेराइड सुक्रोज को इन्वर्टेज या सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है। फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट शुगर है, फल शर्करा है, ठीक है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज जो कि दूध की शर्करा है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है, इसे मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन तोड़ता है, लैक्टेज एंजाइम। तो इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो लाइपेज। लाइपेज जो वो लिपिड को तोड़ेगा। सशक एंटेरिकस में जो लाइपेज है इसे हम लोग इंटेस्टाइनल लाइपेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड्स को तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट देखो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। तो क्लियर हो गया होगा, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइडेज, कौन, टाइडेज, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, किसमें, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। ये जो हम लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज किसमें तोड़ेगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का अंतिम पाचन सशक एंटेरिकस द्वारा किया जाता है। तो अंतिम पाचन जो है वो सशक एंटेरिकस करता है। इतना क्लियर है। इसी के साथ जो अपना छोटे अंत्र में पाचन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट भोजन का संवहन देखते हैं। अब देखो छोटे अंत्र में भोजन का पाचन कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है भोजन का संवहन। देखो जो छोटे अंत्र में भोजन का पाचन हुआ है, अब उसे क्या किया जाएगा, रक्त और लसिका में अवशोषित कर लिया जाएगा, और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ और अपचित भोजन है उसे आगे बड़ी आंत्र में भेज दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, कर्माकुंचन गति द्वारा, ठीक है। अब देखो जो ये बड़ी आंत्र है इसमें पाई जाती है चषक कोशिका। कौन सी कोशिका, चषक कोशिका। और ये चषक कोशिका बहुत ज्यादा श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे कि ये जो अपचित भोजन या अपशिष्ट है
वो लसलसा हो जाए और जिसके संवहन में आसानी हो। क्लियर? तो देखो, पचित भोजन का अवशोषण रक्त तथा लसिका में हो जाता है तथा अपचित भोजन या अपशिष्ट पदार्थों की कर्माकुंचन गतियों से, किससे? कर्माकुंचन गतियों द्वारा बड़ी आंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बड़ी आंत्र में चषक कोशिका, कौन सी कोशिका? चषक कोशिका श्लेष्मा का अत्यधिक स्रावण करती है, जो अपचित भोजन को लसलसा करके सुगम संवहन प्रदान करती है। ठीक है, फिर देखो, अपचित भोजन अंत में मलाशय में मल के रूप में संचित कर लिया जाता है अस्थायी रूप से। ठीक है, अब ये जो अपचित भोजन या अपशिष्ट पदार्थ है, इसे अस्थायी रूप से मलाशय में संग्रहित किया जाएगा और फिर इसे जो है मल त्याग की प्रक्रिया द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो है ये पॉइंट पूरा कवर हो चुका। देखो, वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में पाचन को कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी आंत्र में जो है कुछ खास पाचन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो बड़ी आंत्र का एक भाग है जिसे हम लोग अंधनाल या सिक्कम कहते हैं, उसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इकोलाई, जो कुछ मात्रा में सेलुलोज का पाचन करते हैं। और हम मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्या? मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन अन्य शाकाहारी और खरगोश वगैरह इनमें जो है इनकी अंधनाल या सिक्कम में पाए जाते हैं सहजीवी बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ, जो कि सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये सेल्यूलोज को तोड़ते हैं डाइसेकेराइड में, और फिर इस डाइसेकेराइड को ये मल या विष्ठा के द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इतना क्लियर है। अब देखो, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भोजन का अवशोषण शुरू करेंगे। पाचन अपना कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब जरूर करें।